सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को पढ़ने वाले हैं। और ये है हमारा उसका लेक्चर नंबर 1, जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको पता है हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पिता कौन है? तो आप बता सकते हो कि वो ग्रिगोर जॉन मेंडल साहब थे। ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि हु हैज टर्म द मींस हु हैज क्वाइंड द टर्म जेनेटिक्स। जेनेटिक्स टर्म को किसने क्वाइन किया था? द द term genetics is coined by the term genetics is coined by विलियम बेटसन। विलियम बेटसन के द्वारा जो हमारा टर्म जेनेटिक्स था वो क्वाइन किया गया था। लेट मी चेक इन द कैमरा, इज दैट विजिबल टू यू और नॉट? ऑल राइट, इट इज विजुअल टू यू ऑल। तो ये इन्होंने विलियम बेटसन ने टर्म जेनेटिक्स को कॉइन किया था। तो आप नोट्स में अपने डाल लीजिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। और वीडियो जो है ये वन शॉट सीरीज है, इसलिए हम जल्दी जल्दी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेंगे। कोई कचरा, कोई कूड़ा हम नहीं पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा कुछ पहला टर्म ऐसे आता है, फैक्टर। फैक्टर फैक्टर किसे बोलते हैं? तो देखो, जब ग्रिगोर जॉन मेंडल साहब जब हमारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस वक्त क्या था, उस वक्त किसी को ये पता नहीं था कि जीन क्या होता है, क्योंकि हमें सेल के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं की थी। हम सिर्फ क्रोमोसोम तक ही नॉलेज रखते थे उस समय सेल में। तो उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है और वो रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर के फॉर्मेशन के लिए अगले जनरेशन में। ठीक है। और वो कैसे कैरेक्टर्स होंगे? वो सोमैटिक्स कैरेक्टर नहीं होंगे, वो जेनेटिकल कैरेक्टर होंगे। ठीक है, वो जेनेटिकल कैरेक्टर होंगे जो हमारे एक्स वाई क्रोमोसोम पे डिपेंड करेंगे। तो इतना तो उन्होंने नहीं बताया था, ये मेरी तरफ से थी कि ये सोमैटिक वेरिएशंस नहीं होते हैं, सोमैटिक कैरेक्टर नहीं होते हैं, ये जर्मिनल कैरेक्टर होते हैं जो हमारे जर्म प्लाज्म से एक से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो फैक्टर हम क्या बोल सकते हैं? बेसिकली फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज नथिंग बट एंशिएंट नेम फॉर जीन। ये एक प्रकार से एक पुराना नेम था जीन के लिए, क्योंकि हमें उस समय मालूम नहीं था कि जीन किसे कहते हैं। ठीक है। और आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं अलील्स। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देख रखा है तो आप जाके जरूर पिछला वीडियो देखें, जिसमें मैंने डीएनए, क्रोमोसोम्स, अलील, जीन्स सारे टर्म्स को डिटेल में क्लियर कर रखा है। अब देखते हैं एलील्स क्या होता है। तो देखो, अलील आर द अल्टरनेटिव पेयर्स ऑफ जीन। व्हाट दे आर? अल्टरनेटिव pairs of genes present on the same locus of homologous chromosomes, present on the same locus of homologous chromosome which are responsible for transfer or inheritable of
अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, ये तो बेटा आपका डेफिनेशन हो गया, सारे बच्चे जो पढ़ते हैं। लेकिन इसमें कुछ की पॉइंट है जो नोट कीजिएगा की पॉइंट्स के नाम से। की पॉइंट्स जो हैं, वो पहला आपका जो की पॉइंट्स है वो क्या है? हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होने चाहिए, हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होने चाहिए। दूसरा, सेम लोकस और लोकी पे जीन्स होने चाहिए, जीन्स होने चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए? तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। जरा आप इसे ध्यान से देखिएगा, ये मैंने दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बना दिए, HC मैंने लिख दिया होमोलोगस क्रोमोसोम, और मैंने यहाँ पे सेम लोकस पे मैंने जीन्स डाल दिए हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी। और मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखने वाला हूँ, जैसे कि पहला कंडीशन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल ए, और मैंने यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चार कंडीशन मैंने लिख दिए हैं। तो जरा गौर से देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए सेम लोकस पे है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, और ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए, सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए मैं इसे अलील्स बोल सकता हूं। ठीक है, और मैं इसे अलीलिक जीन्स बोल सकता हूं, अलीलिक जीन्स बोल सकता हूं। और ए और टी देखिए, यहां कैपिटल ए यहां स्मॉल ए, डिफरेंट लोकस, पॉइंट नंबर 2 इज नॉट सेटिस्फाइड, हेंस इट इज नॉन एलिलिक genes. Look at the third condition, that is capital T and small t. Again, homologous chromosomes is being satisfied, but the same locus is not satisfied, same character is not satisfied, hence non-allelic genes. Now move to the third one, capital T, small t, same locus, same character, homologous chromosomes, hence it is alleles. Is that clear to you? Is that clear to everyone? Just take the screenshot. Okay. Okay, let's move. आई होप ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग क्लियर टू यू। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताता है सिवाय मेरे। जरा और आगे देखते हैं, होमो जेड वाई GOUS, हेटेरो ZY GOUS, ZY GOUS। जरा इन तीनों टर्म पे ध्यान दीजिएगा कि होमोजाइगस मतलब हम प्योर लाइन की बात करते हैं। हम प्योर लाइन का मतलब ये है कि वो हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी होना चाहिए, पेरेंटल जनरेशन। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? होमोजाइगस मतलब एक प्रकार के हो बेटा, एकदम होमो का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे 10 मार्बल ले रखा है और मैं उसको खूब अच्छे से मिक्स कर दूं, आप हाथ डालोगे तो आपको सेम मार्बल मिलेगा, डिफरेंट की कोई चांस नहीं हो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं क्या नाम है प्रोबेबिलिटी की बात करूं
तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? हेट्रोजाइगस में हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे। हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग, अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी आपके जो ये वो है जाइगोट्स है वो डिवाइड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? गैमीट्स है, सॉरी, वो डिवाइड हो जाएंगे। नाउ कम टू हेमीजाइगस इज ओनली एंड ओनली सीन इन XY क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, मैं यहाँ पे एक X क्रोमोसोम बना दिया और मैं यहाँ पे छोटा सा एक Y क्रोमोसोम, यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर स्पेस होता है जो होमोलोगस होता है कुछ पर्टिकुलर, और ये इस कंडीशन में ही हम हेमीजाइगस देख सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वन शॉट है इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, और आप जो है वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो। आगे मूव करेंगे और एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं फिनोटाइप, जीनोटाइप, हाइब्रिड फिगर। सबसे पहले हाइब्रिड वीगर को डिस्कस करेंगे। हाइब्रिड वीगर का अर्थ ये होता है बेटा कि जब हम क्रॉसिंग करते हैं, ऑफस्प्रिंग को लाते हैं, ऑफस्प्रिंग का मतलब है हमारा अपकमिंग जनरेशन में छोटा सा बच्चा, जब हम लाते हैं तो कुछ कैरेक्टर उसके पेरेंटल होते हैं, कुछ उसके मदर से आए होते हैं, कुछ उसके पेरेंटल होते हैं, मतलब उसके पेरेंट्स से आए होते हैं जिसमें एक फादर और एक मदर होता है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर आते हैं जिसके कारण जो हमारा इंडिविजुअल होता है उसमें कुछ वेरिएशन होते हैं जिसके वजह से वो सरवाइव अच्छे से कर पाता है। अब जरा सा वेरिएशन पे डिस्कस कर देते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। द डिग्री ऑफ चेंजेस अमंग सेम स्पीसीज, एक प्रकार की स्पीसीज में जो चेंज होता है उसे हम वेरिएशन कहते हैं। और अगर यहीं पे मैं कह दूं कि डिफरेंट स्पीसीज में अगर चेंज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम डाइवर्सिटी बोलेंगे। डाइवर्सिटी, इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? डाइवर्सिटी हम इकोलॉजी सेशन में देख लेंगे। आगे मूव करते हैं। हाइब्रिड वीगर आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप पे बात करते हैं। तो द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर इज नोन एज फिनोटाइप। व्हाट? द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी character is called phenotype. Is that clear to you or not? Now the genetic makeup, वो वाला मेकअप नहीं जो पापा की परी करती हैं। ये जेनेटिक मेकअप अलग चीज होता है जो हमारे जीन का कॉम्बिनेशन है। द जेनेटिक मेकअप ऑफ any character is called genotype. अगर मैं यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ टॉल बोलूं या ड्वार्फ बोलूं तो यहाँ पे जो टॉल के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी हो जाएगा। ये आप बच्चों वाले क्लास 10th में पढ़ते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा मूव करेंगे और जानते हैं कि कैरेक्टर किसे कहते हैं। तो जो चीज एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है उसे हम कैरेक्टर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी आंख का कलर ब्लैक है
तो हो सकता है वो मेरे पेरेंट्स से मिली हो, मेरे माता से या मेरे पिता से मिली हो। मेरे कान का ये जो ईयर लोब्स है ये भी पेरेंटल है, मेरे नोज का साइज है ये भी पेरेंटल है, मेरे स्किन का कलर जो वाइट है वो भी पेरेंटल है। तो एवरीथिंग इज पेरेंटल except what my height is also a parental, okay? एक्सेप्ट वॉट, जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, जैसे कि ये कलर का मैं शर्ट पहन रखा हूं, मैंने जीन्स डाल रखी है, मैंने कुछ हाथों में पहन रखा है, वो सारी चीजें आपकी जो है ये सोमैटिक्स हैं, ये हम अपने खुद से ले आ रहे हैं, हम बाहर से ला रहे हैं। मैं बॉडी बनाऊं वो सारी चीजें बाहर की हैं, ठीक है, ये पेरेंटल नहीं है, तो ये दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगी। इज दैट क्लियर टू यू? सो दैट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर में एक टर्म और आता है जिसे हम ट्रेड्स बोलते हैं। तो ट्रेड्स क्या होता है? बेसिकली ट्रेड्स होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होता है उसे हम ट्रेड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां एग्जाम्पल दूं कैरेक्टर के लिए, तो अगर मैं कह देता हूं कि मैं हाइट की बात कर रहा हूं, HEIGHT, हाइट की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इसका जो ट्रेट है वो क्या हो सकता है? या तो वो टॉल हो सकता है या वो डॉफ हो सकता है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? अगर मैं कलर की बात करूं, सपोज करो अगर मैं कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर अगर कलर की मैं बात करूं, तो इसका जो ट्रेट है, ट्रेट्स है, वो या तो वो क्या हो सकता है? या तो वो ब्लैक हो सकता है, या तो वो व्हाइट हो सकता है, या तो माय फेवरेट ऑरेंज हो सकता है, या तो वो एप्पल ग्रीन हो सकता है, एप्पल ग्रीन, या कोई भी कलर हो सकता है, या वो क्रिम्सन रेड हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट यू चूज, ओके? व्हाट द पर्टिकुलर कैरेक्टर इट कैन exhibit, what the particular trait it can have, okay? Now erasing all these things. Okay, so so guys, all these things has been clear to you. So आपको ट्रेट ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब जरा कुछ बात कर लेते हैं हम लोग हमारे मेंडल साहब के बारे में। तो ये देखिए, मेंडल साहब जो थे, इनकी जो स्टडीज थी वो बहुत लेट में पब्लिश हुई। रीजन क्या था? 26 साल पुरानी जेनेटिक्स आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? 26 साल पुरानी जेनेटिक्स, मतलब मेरे एज से 26 साल पहले की जेनेटिक्स आज हम पढ़ रहे हैं। तो बेटा इसके पीछे का क्या रीजन था? वो ये था कि पब्लिसिटी जिसे कहते हैं, मैं फेमस अगर हूं तो मुझे दुनिया का हर एक व्यक्ति जानेगा। वो कहते हैं ना, जो चीज फेमस है, जो चीज दिखती है, वो चीज बिकती है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? तो उस समय हमारे डार्विन चचा जो थे, डार्विन, उन्होंने हमें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की एक थ्योरी दे रखी थी, बुक पब्लिश किया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दैट इज रिटन बाय डार्विन। सो व्हाट हैपेंड टू दैट? तो उसमें उन्होंने पब्लिश किया था, उस बुक को उन्होंने पब्लिश किया था। तो उस बुक के जो सारे मतलब वजह से ये जो हमारे मेंडल साहब थे वो छुप गए थे। He was not so famous, because of that he couldn't get so sure success मतलब इंस्टेंटेनियसली उन्होंने सक्सेस नहीं प्राप्त की थी। तो उनके एक असिस्टेंट थे, किसके? हमारे डार्विन चचा के एक असिस्टेंट थे जिनका नाम था कार्नागेनी। कार्नागेनी।
कार्ल नागेलिन का नाम था और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चैलेंज दे दिया हमारे मेंडल को और उनसे उनसे इन्होंने क्या कहा, उनसे इन्होंने कहा कि मैं आपको हॉकी बीट या मैं बोलूं यूरेशियम एंड लवलब, व्हाट लवलब, जो कि एक प्रकार का बीन्स है। इन्होंने हॉकी बीट्स दैट इज बेसिकली हीरेशियम एंड व्हाट लवलब, कार्ल नागेली जो एक असिस्टेंट थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट नहीं थे, ये भी एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, लेकिन वो उनके अंडर वर्क करते थे। तो उन्होंने हॉकी बीट और लवलब दे दिया, तो लवलब पे हमारे मेंडल साहब जो थे वो कामयाब हो गए। उन्होंने वो सारी चीजें, वो सारी क्वालिटी उन्होंने दिखा दी जो हमें किसमें दिखती थी, अंडरलाइन कर दीजिए। उन्होंने जो सारी पाइसम सटिवम जिसे हम गार्डन पी के नाम से जानते हैं, इस पे जितनी भी सारी कैलकुलेशन की थी वो उन्होंने सिर्फ गार्डन पी पे कर रखी थी। तो वो लवलब पे तो दिखा लिए, लेकिन हॉकी बीट हीरेशियम पे वो फेल हो गए।